आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। मार्सलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। और सौरभ ने पिछले 5 साल में पीएमएस में काफ़ी तहलका मचाया है और काफ़ी कम समय में इनका फंड जो है वो काफ़ी लार्ज साइज्ड पीएमएस में इंडिया में जुड़ गया है। ऑब्वियसली उससे पहले सौरभ सेल साइड में रह चुके हैं और पहले लंदन में थे और इंडिया में एम्बिट में सौरभ काम कर चुके हैं। बस सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि आप मार्केट पर ज़्यादा टॉप डाउन बात करते नहीं हैं इसके, और आपके साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करने में मज़ा आता है, इसके लिए मैं सीधा उसी से शुरुआत करूंगा। एक जो बहुत बड़ी होल्डिंग है आपकी अक्रॉस पोर्टफोलियोज वो है बजाज फाइनेंस। और मैं सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि अब जो जियो फाइनेंस जो कैपिटलाइज हो चुकी है और एक एंटिटी बन चुकी है, उसको लेकर क्या बजाज फाइनेंस के मोड पर आगे जाकर फर्क पड़ेगा या आपको लगता नहीं कि उससे कुछ इम्पैक्ट आएगा इसमें? चलो पहली बात तो टॉप डाउन पे बात क्यों नहीं करता। आई कैन टॉक ऑल मॉर्निंग, सारी सुबह मैं आपके साथ टॉप डाउन कर सकता हूँ, किसी का कोई फायदा नहीं होता। मनोरंजन जरूर होगा आपके दर्शकों का, बट कमाई के इलाके में बॉटम अप करने से ही एब्सोल्युटली। कमाई की हिंदुस्तान में। आते हैं बजाज फाइनेंस पे। अगर हम जियो फाइनेंस का कैपिटलाइजेशन देखें, कुछ बहुत भयंकर मात्रा में जियो फाइनेंस कैपिटल लेके प्रवेश नहीं कर रहा। अगर हम पूरे एनबीएफसी इंडस्ट्री की जो कैपिटलाइजेशन है, करीबन उसकी कैपिटलाइजेशन के मुकाबले जियो फाइनेंस 4-5% एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आ रहा है। राइट, सो पहली पहली बात तो है कि ऐसा कुछ मैसिव स्केल का एंट्री है। जिस प्रकार से टेलीकॉम पे जियो का प्रहार रहा था, उस प्रकार से अनलाइकली है कि जियो का फाइनेंस पे रहेगा, बिकॉज कैपिटल उस पैमाने पे जियो ला नहीं रहा इंडस्ट्री में। दूसरी बात है अंडर राइटिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अंडर राइटिंग में जिस खूबी से बजाज फाइनेंस ने लास्ट 10-15 साल में किया है, उस प्रकार का टेक्नोलॉजी, उस प्रकार की एल्गोस, उस प्रकार का डेटा हिंदुस्तान में और किसी के पास है नहीं। जरूर ये बात जरूर है कि जियो का विशाल टेलीकॉम का कारोबार है, बट टेलीकॉम का कारोबार और उस पर जो डेटा इकट्ठा होता है और लोन अंडर राइटिंग में जिस प्रकार का डेटा चाहिए, जिस प्रकार की कला चाहिए, जिस प्रकार की एल्गोरिथम्स चाहिए, वो एक दूसरी चीज है। हिंदुस्तान में अब तक कोई दूसरा बजाज फाइनेंस का मुकाबला कर नहीं पाया। अगर कोई आसपास आ पाया है बजाज फाइनेंस को, वो होगा चोलामंडलम, जो भी हमारी जो दूसरा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। और तीसरी बात करते हैं बजाज फाइनेंस की खुद की जो हिस्टोरिकल जो तजुर्बा रहा है। अगर हम गए दशक की बात करें, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आया था, डीएचएफएल आया था, कई कंटेंडर्स आए थे, मुकाबला करने का कोशिश किया, उनके दांत खट्टे किए बजाज फाइनेंस ने, और आज ये एनबीएफसी का सरताज बना बैठा है। तो जरूर अच्छी टक्कर होगी जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस की। मेरी उम्मीद है कि बजाज फाइनेंस अपने गेम को और रेस करेगा। बट जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला, हमारे फ्लैगशिप पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स का ये बड़ा बड़ा हिस्सा है, और दबा के कमाई किया इसने हमारे क्लाइंट्स के लिए गए 5 सालों में। ठीक है, चलिए बजाज फाइनेंस की बात हो गई। अच्छा, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था और उसमें एक और स्टॉक जो मुझे लिटिल चैंपियंस में स्ट्राइक किया, मेरे ख्याल से हमने इसकी बात पहले की नहीं है। मैस फाइनेंशियल, मेरे ख्याल से 31 मई तक आपका 7% होल्डिंग इसमें थी। ये मैं कंपनी की प्रोफाइल देख रहा था, ये एकदम लोएस्ट जो स्ट्रेटा है उसको एड्रेस करती है। यहाँ पर बुलिशनेस के क्या रीजंस हैं सौरभ, और यहाँ पर आपने क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? सो तीन प्रकार का अलग अलग प्रकार का लैंडिंग करता है मैथ्स। और अनुज, आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये काफी सालों से हमारी लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो में है। पहला काम तो एक मैथ्स करता है कि जो गुजरात में जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं उनको फाइनेंस करता है। जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स जिनके लिए मानवीय दिक्कत होगी एचडीएफसी बैंक से लोन पाना, या किसी पीएसयू से लोन पाना, छोटे प्रॉपर्टी डेवलपर्स, उनको मैथ्स फाइनेंस करता है। दूसरा कारोबार करता है मैथ्स की जो एनबीएफसीज हैं, छोटे छोटे एनबीएफसीज हैं गुजरात के शहरों में, उनको मैथ्स फाइनेंसिंग देता है। और तीसरा है मैथ्स की खुद की जो लोन बुक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम डेवलपर्स एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनबीएफसीज। एक कमाल की एनबीएफसी है ये। 25-27% आरओई पे काम किए बहुत सालों तक। आईपीओ हुए 16-17 साल हो गए, कभी डायल्यूशन की जरूरत पड़ी नहीं, बिकॉज आरओई इतनी हाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी इतनी ऊंची है कि विदाउट फ्रेश इक्विटी रेज किए ये बिजनेस आराम से 20-25% पे लोन बुक ग्रो कर सकता है।
हिंदुस्तान के इस प्रकार की एक्चुअली इकलौती एनबीएफसी है, वेरी हाई आरओईज। उसकी वजह से, इतने हाई आरओईज होने की वजह से आप 20-25% का लोन ग्रोथ दिखा सकते हो, फिर भी कोई डायल्यूशन की दरकार नहीं होती। नीश प्ले है। कुछ हद तक जिस प्रकार का काम ग्रू फाइनेंस करता था बंधन बैंक के एक्विजिशन के पहले, जिस प्रकार का काम ग्रू करता था, ग्रू हमारे पोर्टफोलियो में हुआ करता था 4 साल पहले तक, उस प्रकार का नीश काम मैच करता है। एक डिस्क्लेमर देते हुए, इन सारे स्टॉक्स में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरा खुद का निवेश है, मार्सेलस के 10,000 क्लाइंट्स का निवेश है, और मेरे माँ बाप का भी निवेश है इन स्टॉक्स में। सौरभ जी, ये डिस्क्लेमर आप हमेशा देते हैं और सुन के अच्छा भी लगता है। अच्छा, एक और स्टॉक आपकी इसी डिस्क्लेमर में जो फॉल होता है वो है, गिरेगा आके, वो है टीसीएस। सर, आपने इस बार की अर्निंग्स को देखा और मोटे तौर पे 2-3 चीज़ें थी, थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, लेकिन इस बार एक बड़ी चीज़ थी जिसने अपना इंप्रेशन बीते 6 महीने में छोड़ा है पूरे आईटी पे, दैट्स एआई। इन बदले सर्कमस्टेंसेस में आप टीसीएस को कैसे देखते हैं, और एआई का मतलब टीसीएस के लिए क्या है? थोड़ा सा इसको सरोकार को समझाइएगा सर। देखिए, हमारे रिसर्च के मुताबिक एआई इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। स्पेसिफिकली जो लार्जर प्लेयर्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस प्रकार के जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये बेहद पॉजिटिव है। किस लिए ऐसा है? तो पहली बात है कि जो विश्व के जो बड़े कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज मान के चलिए, उनका अभी भी सिर्फ 30% माइग्रेशन क्लाउड में हुआ है। 70% माइग्रेशन, 70% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज अभी भी क्लाउड से बाहर है। एआई की वजह से इनका क्लाउड की तरफ जाना और जरूरी बन जाता है और अर्जेंट बन जाता है। सो एआई is a driver of cloud migration which will result in more work for TCS. दूसरा, एआई का जो खुद का काम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगले महीने से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर अगर आप एआई चाहते हो तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एआई का जो खुद का पेनिट्रेशन है हर प्रकार के एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में, वो सेल्स फोर्स हो, एसएपी हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, वो धनाधन बढ़ेगा अगले 1 साल में। बिकॉज हर एक कंपनी, हर एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर फॉर्च्यून 500 कंपनीज को अप्रोच करके बोलेगी, आप एआई जोड़ दीजिए अपने प्रोडक्ट के साथ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कीजिए और आप कमाइए। ये वाला जो सिलसिला है एआई को इंटीग्रेट करना एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट पैकेजेस के साथ, वो भी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए काम क्रिएट करेगा। और तीसरी चीज, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, उनके लिए लेबर शॉर्टेज एक जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। लोगों की कमी है वहां पे, जहाँ पे लोगों की कमी है वहां पे नेचुरली एआई का डिमांड रहेगा। वेस्टर्न कॉर्पोरेट्स को एआई की दरकार है, एआई की दरकार है तो खर्चा करेंगे और क्लाउड में माइग्रेट करेंगे। उस सारे चीजों से इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए काम बनेगा। और आपको ये दिख रहा है, जैसे आपने टीसीएस की बात की, अब देखिए इस क्वार्टर भी और पिछले क्वार्टर भी $10 बिलियन की डील विंस अनाउंस किए हैं। मंदी के दौरान $10 बिलियन का डील विंस अनाउंस करना मतलब आउटलुक अच्छा है, काम बहुत सारा है। इसलिए हम टीसीएस भी काफी भारी पैमाने पे लेकर शांति से बैठे हुए हैं कई क्वार्टर से।